हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया की जियोपॉलिटिक्स कोल्ड डिप्लोमेसी में कि एक्चुअली इंडिया कोल्ड डिप्लोमेसी में कहाँ खड़ा है। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है कि हमारे देश की जो स्टेट कोल प्रोडक्शन कंपनी कोल इंडिया, जो वर्ल्ड में 5वें पायदान पे सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है, फिर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवाना पड़ता है अपने टोटल कोल का 5 एक तरीके से 25% के आसपास। तो सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और एक चेन की तरह हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सारे तथ्य को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस। ठीक है, तो चलिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एनर्जी वर्ल्ड की बात है कि इंडियाज़ कोल डिपेंडेंसी टू स्टे। जी हाँ, क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि 2026 का कॉप 26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे यूके ने कंप्लीटली पुश किया था कि हम एक तरीके से फेज आउट कर दे आपको कोल को। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो एक्चुअली में वेस्टर्न कंट्री का दिया हुआ है, वो अब सारी चीज़ें जो है ना वेस्टर्न कंट्री मिल करके चाह रहा है कि जब खुद यूरोप में हीट वेव आ रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही है, तो जितनी भी ग्लोबल क्राइसिस एक तरीके से वार्मिंग के फॉर्म में, ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में, उन सब की जिम्मेदारी अब इम्प्रूव करने के लिए चाह रहा है कि वो जो लोअर इनकम कंट्रीज़ लाइक इंडिया है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, एक तरीके से आपको अभी उस पर ये सारे चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज थोपना चाहते हैं। बट इंडिया ने इसे सीरियस से नकार दिया, बोला कि भाई हम फेज डाउन आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे, हम धीरे धीरे अपनी कोल डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। क्योंकि भाई आपके तरह तो हम अमीर हैं नहीं, हमारे पास रिसोर्स की अभी भी कमी है और हमारा जो एनर्जी नीड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपके तरह हम अपनी एनर्जी को इतनी ह्यूज मात्रा में जहाँ डिमांड है उसको एज अ आसानी से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूरोप की किसी एक कंट्री का पॉपुलेशन होता है 20 लाख और भारत में किसी एक ज़िले का पॉपुलेशन होता है 20 लाख। तो एक ज़िले को इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड करने के बराबर किसी यूरोपियन कंट्रीज में एक देश को होता है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे और अपनी एनर्जी जो हमारी डिमांड है उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा अगर हम सडनली कोल को फेज आउट कर देंगे। इसलिए हमने कहा ग्लासगो में कि भाई हम फेज डाउन करेंगे और इस कारण से इंडिया ने टारगेट रखा है अपनी कोल को एक तरीके से नेट जीरो एम्बिशन 2070 तक। और इस कारण से हमने क्या किया कि जो मेजर कोल डील होने वाली थी वहाँ पे एक तरीके से फेज आउट की, वो लास्ट समय पे आपको रुक गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि बार बार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो बोल रहा है कि अगर आपको क्लाइमेट से फाइट करना है तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उसके लिए जो है ना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला कि भाई आपको जो है ना यहाँ पे OECD कंट्रीज़ को 2040 तक कोऑपरेट करना पड़ेगा, अपनी कोल डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। दूसरा कि जो एडवांस इकोनॉमीज़ है उसको 2030 तक फेज आउट करना पड़ेगा, ना कि इंडिया को। क्योंकि पर कैपिटा अगर आप इमिजन लेवल की बात करो तो इंडिया की इमिजिबिलिटी बहुत कम है, USA इवन चाइना की कम है। सिंस हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इमिजन बल्क में दिखता है बट पर कैपिटा अभी भी बहुत कम है, CO2 का इमेज। और दूसरा कंसर्न क्या है, इंडिया की क्लिंगिंग, मतलब हम इंडिया कोल को फेज डाउन करना चाहते हैं ना कि फेज आउट। रीज़न क्या है, रीज़न है जी ग्रोइंग डिमांड। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डेवलपिंग, से अब हम डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा जो जीवन स्टाइल है वो बढ़ रहा है, लोगों के घर में एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट लाइक हीटर से लेकर के जो टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह ये सब लग रहे हैं। तो एनर्जी की डिमांड इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और अभी हाल ही में UN की रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर गया पॉपुलेशन में। सो वी आर नाउ अप्रॉक्सीमेटली 1.44 बिलियंस पीपल, और उसको एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ना
हमें कहीं ना कहीं सडनली कोल से फेज आउट नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे। और इस कारण से आपने देख रहा होगा कि मोदी जी की, चाहे वो एक तरीके से COP27 जो अभी आपको इजिप्ट में हुआ है, वहाँ पे फिर से लाइफ मूवमेंट जो एक तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट मूवमेंट है उसको बढ़ावा देना, और हो सके तो हम लोगों ने जो रेन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन, इवन हमारे रेन्यूएबल एनर्जी की जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको दुनिया ग्लोबल लेवल पे अब जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये कारण भी है कि हम लोग एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम कोल बेस्ड टू द रेन्यूएबल, बट सडनली पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज एनर्जी डिमांड। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है आफ्टर कोविड, जो चाइना से शिफ्टिंग होकर के यहाँ पे आपने देखा होगा हाल ही में एप्पल की इंडस्ट्री, तो इन सब इंडस्ट्रियों को भी कोल की डिमांड होती है, और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमें डिपेंड रहना पड़ता है। सिंस पेट्रोलियम के लिए वी आर फुल्ली डिपेंड ऑन गल्फ कंट्रीज, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, हर तरीके से हमें डिपेंड होना पड़ रहा है। और इस कारण से आप देखोगे तो यहाँ पे रीजन क्या होता है कि सडन जो है ना, आपने बीच बीच में देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ में आता है कि 1-2 दिन की रिजर्व बाकी है इंडिया के पास। अब 1-2 दिन के रिजर्व बाकी होने के कारण से, और पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्लाइमेट क्राइसिस के कारण इन्वायरमेंटलिस्ट जो एक तरीके से जगह होते हैं हमेशा, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के प्रति सजग होते हैं, तो फॉरेन माइंस को भी ओन करना जो है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लाता है। रीज़न होता क्या है कि एक तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरा जो कंपनीज हैं हमारे, देखिए हमारे देश में 2 तरीके के कोल होते हैं। एक होता है आपको कोकिंग कोल, जिसका यूज स्टील कंपनी में होता है, चाहे वो टाटा की स्टील हो या हमारी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब जो है ना कोकिंग कोल को यूज करते हैं। और दूसरा होता है एक जिसको हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो अगर हम माइन खरीद भी ले, जैसे आपने हाल ही में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, अडानी वहाँ पे कोल माइन खरीदा था, और उस कोल माइन को लेकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना कि अगर हमारी इन्वेस्टर फॉरेन में भी माइन खरीद ले, तो एक तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, उनके लिए ह्यूज रिसोर्स नीड होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से अनसर्टेनिटी बना होता है कि टाइम पे कोल आएगी कि नहीं। और इस कारण से जो है हमें कोल से जो है अपनी प्रोडक्शन कोल इंडिया को ही बढ़ाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस क्रिटिकल थ्रेट जो हो रहा है एक तरीके से कि ग्रोथ कोल शॉर्टेज में, ठीक है, ये रीज़न क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी। अगर आप हमें हमारे देश में देखिएगा तो जो फायर्ड पावर प्लांट है वो 70% है, और इसके लिए आपको चाहिए कोल। और जो हमारी खुद की स्टेट ओन्ड कंपनी जैसे कोल इंडिया हो गया, और उसके जो सब्सिडरीज हैं वो बल्क ऑफ द कोल प्रोडक्ट्स तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक ह्यूज डिमांड है उसको पूरा करने में यहाँ पे कोल माइंस जो है ना, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी तो है, बट न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ऑस्ट्रेलिया में है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते। इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पे दिन प्रतिदिन, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोल ब्लॉक है उस पर जो रैट होल कोल माइनिंग मेघालय की है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है ना आपने देखा होगा कि हमारी कोल माइंस पुरानी हो गई है। तो जब रेन टाइम आता है, बारिश का सीज़न आता है, उस टाइम पे माइंस में पानी भरे जाता है, और फिर उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है हमारी कोल की सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो यूजुअली हमारे जो पड़ोसी है अंडर द नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत हम लोग जो है हमारी जो कोल इंडिया वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को हम लोग कोल प्रोवाइड करते हैं। तो रीज़न पहला तो एक ही है कि एक तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और दूसरा चाइना की थ्रेट। जी हाँ, नेपाल, भूटान की टेरिटरी पे एक तरीके से क्लेम करना, ये चाइना जो है एक तरीके से पीछे पड़ गया है, और दूसरा बांग्लादेश में ही हस्तक्षेप करता है। तो इस कारण से भी हमें अपनी जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे बना करके रखना पड़ता है। तो इन सब कंट्रियों की जब नीड होती है, और इसके लिए हमने आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड ग्रिड की बात की थी, जिसमें आपको जो है ना कि चाइना या आप बोल सकते हैं बांग्लादेश में जो एनर्जी प्रोडक्शन होगी वो इंडिया को मिल सकता है, अगर उसके नियर अराउंड में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो दूसरी तरफ बंगाल में जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसको हम बांग्लादेश को दे सकते हैं उसके बराबर। तो इस तरह की जो है यहाँ पे आपको रिलेशनशिप जो है बायलैटरल एग्रीमेंट होता रहता है।
अगर आप इंपोर्टेड कोल की सोर्स की बात करोगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है आफ्टर चाइना। और अगर आप देखोगे कि इंडिया की ये जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंपोर्टेड कोल है उसका रीज़न क्या है, ये हमारे एक तरीके से जो सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर है इसको कहीं ना कहीं आपको थ्रेट पहुंचाता है। और इस कारण से हमें रेन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो राजस्थान के थार में हो कि आप वहाँ पे एक तरीके से विंड टरबाइन लगा सकते हो, वहाँ पे आप सोलर प्लेट लगा सकते हो, या चाहे हमारे साउथ इंडिया की पहाड़ हो, हमारे कोस्टल रीजन्स हो, उन सब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से रेन्यूएबल एनर्जी लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेडेड कोल की बात करोगे तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है, जहाँ से हम लोग 80% ऑफ इंडियाज़ कोल, मतलब अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम 100 मीट्रिक टन यूज करते हैं तो उसमें हम लगभग 20 से 25 मीट्रिक टन इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली हम लोग दो तरीके के कोल मंगाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा कोल मंगाते हैं हम परसेंटेज वाइज, वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से और फिर साउथ अफ्रीका से। वही अगर आप देखोगे तो थर्मल कोल में देखोगे तो इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। वही अगर आप कोकिंग कोल जिसकी मैं बात कर रहा था स्टील इंडस्ट्री में, वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें वल्नरेबल बना के रखता है। तो ये था जियो पॉलिटिक्स पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्रथम आयस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।